नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे। और आइए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की। लेकिन उससे पहले आज जो गलती से क्लास 9 बजे की शेड्यूल हो गई थी और आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो है वो 9 बजे इंतजार भी किया, कुछ बच्चों ने फोन भी किया था। लेकिन क्लास का टाइम जो है अपना 10 बजे ही है। अपना टाइम फिक्स है, हम चेंज नहीं कर रहे हैं। टाइम 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, रात को 9 बजे, बस। इसके अलावा कोई टाइम नहीं बदल रहे हैं हम। तो गलती से जो है आज 9 बजे क्लास शेड्यूल हो गई थी, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और आइए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। राजेश जी कैसे हैं आप? मोनिका स्वागत आपका। साहिल एंड हरिराम, सॉरी, हरिओम कैसे हैं? आयुष, मानु चौधरी, स्टूडियो आरसी एंड रुकमणी मीना, लाभू राम जी कैसे हैं आप सभी? आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए आज शुरुआत करते हैं। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने चर्चा की थी कि आज से हम जो है राजस्थान के प्रमुख राजवंशों को जो है यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। और राजवंशों का जो टॉपिक है वो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कंप्लीट। और सबसे बड़ा टॉपिक भी आपका यही टॉपिक है। यानी अगर आपका इतिहास का अगर सबसे बड़ा टॉपिक है, इतिहास में ज्यादा टॉपिक डाले नहीं है, 2-3 ही टॉपिक है, उसमें से ये जो है सबसे बड़ा टॉपिक है। तो आज हम चौहानों के इतिहास से जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। कल 3 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी, आज होगी 3 बजे वाली क्लास। और एक बात आप जल्दी से कमेंट करके बताएं फट से कि हमें लिख के करना है या फिर मैं आपको पहले से लिखे वैसे करवाऊं। यानी एक तो बोर्ड पे लिख लिख के हम पूरे नोट्स बनाएं आपके, या फिर पहले मैं उसको टाइप करके लेके आता हूं। और फिर मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं। आप कहोगे वैसे करवा दी जाएगी, आप कहोगे कि सर पहले से टाइप किया हुआ करवा दीजिए, तो मैं वैसे करवा दूंगा आपको। उसमें टाइम तो कम लगेगा और जल्दी कोर्स हो जाएगा। आप कहोगे कि लिखे करवाएं, तो आपको एक एक चीज लिख के करवा देंगे। बताओ किस तरीके से करना है? जल्दी से कमेंट करके बताओ किस तरीके से करें। मधु वर्मा अलवर से राम राम, कैसे हैं आप? माया कैसे हैं? लोकेंद्र सिंह जी कैसे हैं? एस चौधरी कैसे हैं? हेमराज कैसे हैं आप? राकेश कैसे हैं आप? लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, सुलोचना जी कह रहे हैं। बाकी बच्चे भी बताएं, लिखे करवाएं, जीत जाएंगे हम। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करवा दीजिए, ये भी ठीक है। अशोक कुमार जी कह रहे लिखे करवाओ। और जय ना जी कह रहे हैं कि टाइप करके करवाओ, पहले टाइप किया हुआ करवाएं। नहीं, मुख्य मुख्य बातें ही करवाऊंगा। आप देखो हमारे रीड के अंदर इतना ज्यादा डीप तो पूछा नहीं जाएगा, तो मुख्य मुख्य बातें ही हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप कहना चाहते हैं, क्योंकि एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा आपका जो एक पोल कर लेते हैं, ठीक है? एक पोल कर लेते हैं और उस पोल में आप बता दीजिए कि क्या करना है। जैसा आप चाहोगे वैसा करेंगे, ठीक है? यस या नो करना है। क्वेश्चन यह है कि क्या हमें लिख के करना है या हमें जो है वो टाइप करके करना है। जो बच्चे चाहते हैं कि लिख कर करना है, यानी जो बच्चे ये चाहते हैं कि यहां पर लिख के करवाएं, वो यस लिखे। और जो चाहते हैं कि पहले से लिखा हुआ टाइप किया करवाए, वो नो लिखे। पोल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। जो बच्चे चाहते हैं कि यहां पर लिख के करवाएं, वो यस लिख दे, ठीक है? लिख लिख के करवाएं, वो यस पे टिक करे। और जो बच्चे चाहते हैं कि पहले से टाइप किया करवाए, वो बच्चे नो पर क्लिक कर सकते हैं। और तेरी 71% बच्चे चाहते हैं कि टाइप करके ही करवाए ताकि नोट्स मिल जाए ना। 64% बच्चे। भाई पोल के अनुसार तो सर देखो ऐसा आ रहा है कि यही आ रहा है। पोल के अनुसार तो 34% बच्चे ही ऐसे हैं जो कहते हैं कि
आप जो है वो क्या करवाएं, नोट से करवाएं। बाकी सारे बच्चे तो यही कह रहे हैं 65% कि आप जो है वो करवाएं हमें नोट से, और 35% बच्चे ये कह रहे हैं कि आप जो है वो, चलो फिर करते हैं, क्या करें, लिखे करते हैं, लिखे करने से ज्यादा फायदा होगा क्योंकि नोट्स आपके साथ बन जाएंगे। ये जो बात है वो बिल्कुल लॉजिकल बात आपकी जो है वो है ना। पहली बार हो रहा है ऐसा कि हमने पोल को जो है नकार दिया है, यानी पोल में जो ज्यादातर बच्चों ने कहा है उसको हम नहीं मान रहे हैं, और जो कम बच्चों कह रहे हैं वही हम मान रहे हैं। पहली बार ऐसा हम कर रहे हैं, है ना, कि बहुमत को भी हमने अल्पमत में लिया है। तो हम लिखे ही करेंगे, ठीक है, लिखे करेंगे। तो आप रजिस्टर निकालेंगे और चौहानों के इतिहास को जो है वो लिखना शुरू करेंगे। लिखिए चौहान वंश। चौहान वंश लिखिए। चौहान, देखिए राजस्थान में जो चौहान है वो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ है। एक तो आपके हैं सांभर के चौहान है ना, सांभर के कह लीजिए या अजमेर के कह लीजिए। अजमेर या सांभर के चौहान, यानी चौहानों का जो शासन है वो कहाँ कहाँ पर है, तो सांभर या अजमेर में है। सिरोही के अंदर जो है वो चौहानों का शासन है। इसके अलावा जो चौहानों का शासन है वो रणथंभौर में चौहानों का शासन है। रणथंभौर में चौहानों का शासन है। एंड इसके अलावा जो है वो कहां पर है, जालोर के चौहान होते हैं, ठीक है। तो जालोर के चौहान, कोटा के चौहान, कोटा बूंदी, हमें इनका पढ़ना है, कोटा और बूंदी। इन स्थानों पर जो है क्या रहा है, चौहान वंश का क्या रहा है, शासन रहा है। चौहानों की विभिन्न शाखाओं ने यहां पर जो है क्या किया है, शासन किया है। तो हमें इन सबको जो है आज पढ़ना है। चौहान वंश का शासन यहां पर जो है वो रहा है, शासन। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, निम्न में से किस स्थान पर चौहानों का शासन नहीं था। किस स्थान पर चौहानों का शासन नहीं था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये जो स्थान है अजमेर, सिरोही, रणथंभौर, बूंदी, कोटा, जालोर, यहां पर जो है वो क्या था, चौहानों का शासन रहा है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, और बात करते हैं कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो किस तरीके से हुई है। यहां से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो अलग अलग इसके बारे में जो है वो क्या है, बातें कही गई है। अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग पक्ष रखे हैं। प्रत्येक इतिहासकार ने अपनी अलग बात जो है इसके बारे में कही है। जैसे किसी इतिहासकार ने ये कहा कि ये जो है इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा कि इनकी जो चौहान है इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो अग्निकुंड से हुई है, इसीलिए ये क्या है, अग्निवंशीय है। क्या है ये, अग्निवंशीय है। चौहान जो है क्या है, अग्निवंशीय है, ठीक है। यानी अग्निवंश से इनका जो है वो संबंध रहा है। क्यों, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है, कहां से हुई है उत्पत्ति इनकी, अग्निकुंड से हुई है, ठीक है। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि नहीं नहीं नहीं, चौहानों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से नहीं हुई है। चौहानों की उत्पत्ति तो, चौहान तो जो है वो क्या है, सूर्यवंशी है। क्या है, चौहान सूर्यवंशी है। तो किसी ने यह कहा कि नहीं, चौहान तो जो है वो क्या है, चंद्रवंशी है। क्या है, चंद्रवंशी, चंद्रवंशी। देखो सूर्य, देखो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अग्नि, सूर्य और चंद्रमा याद रह जाएगा। इसके बाद एक और बात कही कि चौहान जो है वो क्या है, विदेशियों की संतान है। विदेशी, चौहान जो है वो विदेशी है, यानी विदेशियों से इनकी जो है वो क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो किसी ने ये कहा कि चौहान जो है वो क्या है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है ना। बीच में एक ये भी आता है कि चौहान जो है वो क्या है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। तो इस तरीके से जो है वो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जो है वो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग जो है वो बातें जो है वो रखी है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि किसने कहा कि चौहान जो है वो अग्निवंशी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से किस इतिहासकार ने चौहानों को अग्निवंशीय बताया, या निम्न में से किस इतिहासकार ने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। तो चंद्रवरदायी जो थे, चंद्रवरदायी जो थे, ठीक है, इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम क्या लिखा इन्होंने, पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा इन्होंने, पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो में इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वीराज रासो में इन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर सिरोही जिले में आबू पर्वत पर जो है वो ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया था, एक यज्ञ किया। और यज्ञ क्यों किया, क्यों करना पड़ा ऋषि वशिष्ठ को यज्ञ, इसीलिए उन्हें यज्ञ करना पड़ा क्योंकि यहाँ ये जो राजस्थान का क्षेत्र था, मेवाड़ मारवाड़, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो आतंक मचा हुआ था और बहुत तरीके के जो है वो यहाँ पर उपद्रव हो रहे थे, यानी एक तरीकों से राक्षसों का शासन जैसा लग रहा था। और इन्हीं से छुटकारा पाने के लिए, इन्हीं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ऋषि जो वशिष्ठ थे, इन्होंने आबू पर्वत पर जो है वो क्या किया, यज्ञ किया। और इस यज्ञ से 4 राजपूत जातियों को जो है इन्होंने पैदा किया, जिसमें सबसे पहले तो चालुक्य, परमार और प्रतिहार, यानी प्रतिहार, परमार, चालुक्य पैदा हुए। और इसके बाद सेकंड जो यज्ञ किया उसमें चौहानों की उत्पत्ति होती है। सेकंड जो यज्ञ किया, 2 बार यज्ञ किया ऐसा माना जाता है। तो ऐसा किसने कहा है, चंद्रवरदायी ने कहा है। और किसमें कहा है, इन्होंने अपने साहित्य पृथ्वीराज रासो में ये बात कही है। बाद में मुनहोत नैन्सी और सूर्यमल जो मिश्रण थे, इन्होंने भी इस बात को जो है वो कहा कि हाँ ये बात जो है वो सही है। तो मुनहोत नैन्सी भी इनके क्या है, सभी का मुहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण। किसने कहा कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है, चंद्रवरदायी, मुहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण। इन तीनों ने यह माना है कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है। तो इसीलिए जो चौहान है वो क्या है, अग्निवंशीय है। चौहान जो है वो क्या है, अग्निवंशीय है। और यज्ञ किसने किया था, लिख लीजिएगा, ऋषि वशिष्ठ ने किया था। यज्ञ किसने किया था, ऋषि वशिष्ठ ने किया था। ठीक है, ऋषि विशिष्ट के यज्ञ से, ऋषि विशिष्ट के यज्ञ से जो है इनकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बातों के ही कमेंट आ रहे हैं, कुछ बच्चे कमेंट डिलीट कर रहे हैं, बातों पे ज्यादा ध्यान दे रखा है। शायद आप लिख नहीं रहे होंगे, तो जो बच्चे लिख नहीं रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको इनकी प्रिंट वाली पीडीएफ नहीं मिलेगी। इनकी आपको प्रिंट वाली पीडीएफ नहीं मिलेगी। अगर आप साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, अगर आप साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा जो है वो सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात यहां पर क्या आती है जो आपसे पूछी जा सकती है कि किसने कहा कि चौहान सूर्यवंशी है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा,
गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये भी इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि जो चौहान है वो सूर्यवंशी है। ठीक है, चौहान क्या है? सूर्यवंशी है। किसने कहा कि चौहान चंद्रवंशी है? किसने कहा कि चौहान चंद्रवंशी है? बताएं, चंद्रवंशी किसने बताया इन्हें? तो चंद्रवंशी इन्हें किसने कहा? जो हांसी अभिलेख है, जो हांसी शिलालेख है, हांसी शिलालेख में इन्हें चंद्रवंशी कहा। हांसी शिलालेख के अंदर इनको जो है क्या कहा गया है? चंद्रवंशी जो है वो कहा गया है। हांसी शिलालेख के अंदर इनको क्या कहा गया है? चंद्रवंशी कहा गया है। नेक्स्ट, विदेशियों की संतान किसने बताया इनको? विदेशियों की संतान किसने बताया? तो कर्नल टोड, क्योंकि कर्नल टोड खुद विदेशी थे, तो विदेशी तो यही कहेगा कि विदेशी है। कर्नल टोड क्या थे? खुद क्या थे? विदेशी थे। तो कर्नल टोड ने क्या कहा कि ये जो है वो विदेशियों की संतान है। तो एक तो जेम्स टोड और एक थे विलियम क्रुक। जेम्स टोड, विलियम क्रुक, इन दोनों ने क्या कहा? चौहान जो है वो विदेशी है। एक और बात रही कि वस्त गोत्रीय ब्राह्मण किसने कहा? तो एक तो जो बिजोलिया शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है, बिजोलिया कहां है? भीलवाड़ा में है। बिजोलिया शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख में हमें यह एविडेंस मिलता है कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो वस्त गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। इसके अलावा दशरथ शर्मा भी ये कहते हैं, दशरथ शर्मा भी ये कहते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? वस्त गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। अब आप एक बात देखना, आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लोगे तो, कि जो इतिहासकार जिस जाति या संप्रदाय से जुड़ा हुआ था उसने चौहानों को उसी जाति या संप्रदाय से जोड़ा। चौहान कह लीजिए या राजपूतों की उत्पत्ति है। ये किसकी उत्पत्ति है? राजपूतों की उत्पत्ति है। तो राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई? जो इतिहासकार जिस जाति संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। जैसे अगर कोई विदेश, ये जो बच्चे कमेंट डिलीट कर रहे हैं ना, एस चौधरी भावी अध्यापिका, ऐसे बन नहीं पाओगे आप, क्योंकि आप बातें कर रही हो और ऐसी बातें कर रही हो जो आपको डिलीट करने की आवश्यकता है। तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो। ठीक है, देखिए, कर्नल टोड विदेशी था तो उसने विदेशी बताया। दशरथ शर्मा ब्राह्मण था तो इसने ब्राह्मण बताया। चंद्रवरदाई पृथ्वी मुहनोत नैन्सी और सूर्यमल ने इन्हें अग्निकुंड से संबंधित बताया। सूर्यवंशी बताया इन्होंने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इनको क्या बताया? सूर्यवंशी बताया। और चंद्रवंशी बताया हांसी शिलालेख के अंदर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, एक ही पेज में आप इसको जो है वो लिख लीजिए, एक ही पेज में इसको आप जो है वो क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए, ये जो बिजोलिया शिलालेख है वो कब मिला हमें? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? बिजोलिया शिलालेख जो है आपको प्राप्त हुआ है कहां से? इसके बारे में अगर पूछा जाए तो आप ये बता देना कि 1170 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख जो है हमें प्राप्त होता है। और बिजोलिया के अंदर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया, यहां से ये अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर है बिजोलिया के अंदर, यहां से ये अभिलेख प्राप्त होता है। और इस अभिलेख के जो लेखक थे वो कौन थे? गुणभद्र थे। कौन थे? गुणभद्र। लेखक कौन थे? गुणभद्र जो थे वो इस अभिलेख के क्या है? लेखक हैं।
और इस बिजोलिया शिलालेख से एक और बात पता चलती है हमें। क्या बात पता चलती है? कि जो सांभर झील है, जो सांभर झील है, इस झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि सांभर झील का निर्माता या सांभर झील के निर्माण करवाने वाले जो थे वो कौन थे? वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव। वासुदेव चौहान ने जो है वो सांभर झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। यह तथ्य हमें किस अभिलेख से प्राप्त होते हैं? तो यह भी बिजोलिया शिलालेख से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। और चौहानों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण भी जो है वो इसी शिलालेख में, इसी अभिलेख में जो है वो कहा गया है। तो ये जो बातें हैं वो आप याद रख सकते हैं। इतना आपने लिख लिया, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट आता है चौहान, जो सांभर के चौहान हैं इनकी चर्चा करते हैं। लिखिए सांभर या अजमेर के चौहान। सबसे पहले लिखेंगे हम कहां के चौहान? सांभर या अजमेर के चौहान। सांभर अजमेर के चौहान। देखिए इनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पाद लक्ष्य जो क्षेत्र था, स्पाद लक्ष्य, सांभर झील के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? स्पाद लक्ष्य कहा जाता था। और इसी स्पाद लक्ष्य से जो है वो चौहानों की उत्पत्ति मानी जाती है। स्पाद लक्ष्य कहा जाता है जो सांभर झील है वर्तमान में, उससे सांभर झील का जो क्षेत्र है वो स्पाद लक्ष्य कहलाता है। तो उत्पत्ति कहां हुई इनकी? उत्पत्ति स्थल स्पाद लक्ष्य, लिख लो सांभर झील के पास। सांभर झील का क्षेत्र, सांभर झील का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? स्पाद लक्ष्य कहलाता है। इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? इनकी जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। और वर्तमान का जो नागौर है उसे ही क्या कहा जाता था? अहिछत्रपुर कहा जाता था। वर्तमान जो नागौर है इसे ही क्या कहा जाता था? अहिछत्रपुर जो है वो कहा जाता था। तो लिखे अहिछत्रपुर। वर्तमान नागौर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है चौहानों की राजधानी अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि नागौर के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए इनके जो पहले शासक हुए हैं, प्रतापी शासक की बात करते हैं तो वो कौन हुए हैं? वासुदेव हुए हैं। कौन हुए हैं? वासुदेव। वासुदेव चौहान। कौन है ये? वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर जो है चौहान राज्य की क्या की? स्थापना की। 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना, सांभर झील का निर्माण, सांभर झील का निर्माण। बस दो ही बातें इनसे संबंधित है। हम केवल मुख्य मुख्य शासकों को पढ़ेंगे क्योंकि हमें यह कहा गया है कि मुख्य शासक और मुख्य घटनाएं पढ़नी है आपको। ठीक है। हाँ बिल्कुल। शुरुआती समय में जो थे गुवक तक जो शासक थे, वासुदेव और गुवक, ये दोनों जो थे वो क्या थे? प्रतिहारों के सामंत थे। अभी लिखवा देते हैं। सेकंड जो शासक लिखेंगे आप वो कौन लिखेंगे? गुवक। गुवक। गुवक के काल की प्रमुख घटनाओं की मैं चर्चा करता हूं। हमें केवल प्रमुख घटनाओं पे ही चर्चा करनी है। तो गुवक पहला स्वतंत्र चौहान राजा बना।
याद रखना। गुवक जो था प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक। इसका अर्थ क्या हो गया कि इससे पहले ये किसी के अधीन थे, इससे पहले ये क्या थे, किसी के अधीन थे। तो चौहान जो है वो गुवक से पहले क्या थे, प्रतिहारों के सामंत थे। इससे पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। तो क्वेश्चन बनता है यहां से कि चौहान किसके सामंत थे, चौहान जो थे वो किसके सामंत थे। तो चौहान जो थे वो थे प्रतिहारों के सामंत, प्रतिहारों के सामंत थे चौहान। ठीक है। इसके बाद देखिए एक शासक आते हैं इनके, चंद्रराज। क्या है शासक का नाम, चंद्रराज। प्रतिहारों के नेक्स्ट चौहानों के नेक्स्ट शासक हैं। हालांकि इतिहास में इनका तो कोई ज्यादा वर्णन है नहीं, चंद्रराज, यानी ये ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होते हैं। लेकिन इनकी जो रानी थी, इनकी जो पत्नी थी वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई। चंद्रराज की पत्नी थी जिसका नाम क्या था, आत्म प्रभा था। क्या नाम था इनका, आत्म प्रभा था, जिन्हें रानी रुद्राणी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रानी रुद्राणी कहा जाता था। रानी आत्म प्रभा, इन्हें रानी रुद्राणी क्या कहा जाता था, इन्हें रानी रुद्राणी कहा जाता था। इतिहास में आप महाराणा प्रताप की पत्नी के बारे में जानते हैं क्या, आप इतिहास पढ़े हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, कभी आपने रानी के बारे में नहीं पढ़ा कि महाराणा प्रताप की रानी, महाराणा कुंभा की रानी, नहीं पढ़ा ना। जिनके राजा प्रसिद्ध हुए उनकी रानियां प्रसिद्ध नहीं हो पाई। शिवाजी की रानी नहीं पढ़ा आपने, लेकिन जिनकी रानियां प्रसिद्ध हुई है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई के पति के बारे में आप कभी नहीं पढ़ोगे, इतिहास में ज्यादा चर्चा नहीं है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि जहां पर राजा और रानी ज्यादा पॉपुलर हो। केवल रूठी रानी आप पढ़ोगे तो मालदेव को पढ़ोगे, है ना। तो जो राजा प्रसिद्ध हो गए वहां रानियां प्रसिद्ध नहीं हो पाई, और जहां रानियां प्रसिद्ध हुई वहां राजा प्रसिद्ध नहीं हो पाए। तो चंद्रराज जो थे ये क्या है, ज्यादा इतिहास में इनकी चर्चा तो नहीं है, लेकिन इनकी रानी है रुद्राणी। ये क्या करती थी, भगवान शिव की पूजा करती थी। क्या करती थी, भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव की पूजा में पुष्कर झील में, पुष्कर झील कहां है, अजमेर में। पुष्कर झील में ये क्या करती थी, क्या करती थी पुष्कर झील में, यानी भगवान शिव की पूजा पुष्कर झील में ये करती थी, पुष्कर झील के क्षेत्र में करते थे। और ये योगिक क्रिया में निपुण थी, योगिक क्रिया में, योगिक क्रिया में निपुण, यानी योग साधना करती थी ये, तपस्या योग साधना ये किया करती थी। ठीक है, तो भगवान शिव की उपासक थी, उपासिका थी, और रानी रुद्राणी के नाम से ये जानी गई। इसके बाद एक और शासक आते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनको आपको याद भी रखना है। नाम है, आता है आपका अजय राज। क्या नाम आता है, अजय राज। अजय राज, अजय राज का जो शासन काल है वो कहां से कहां तक है,
इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया अजयराज ने, अजयराज का बात करते हैं तो इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था अजयराज ने, वो क्या किया था? अजयराज ने जो है वो अजमेर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अजमेर की स्थापना इन्होंने की 1113 में। 1113 में अजमेर की स्थापना की। पहली मोस्ट बात है जो आपको याद रखनी है। और यहां पर अजमेरू या अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। अजमेरू दुर्ग का निर्माण काम। इसके अलावा इन्होंने जो है अपनी रानी सोमलेखा के नाम के सिक्के चलाए थे। यानी राजा अपनी रानियों से बहुत प्यार करते थे, है ना। अपनी रानी सोमलेखा के नाम से सिक्के चलाए। किस चौहान वंश के किस शासक ने अपनी पत्नी या अपनी रानी के नाम से जो है वो सिक्के चलाए थे? तो सोमलेखा के नाम से जो है अजयराज ने सिक्के चलाए थे। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत तो है तो बताएं, जल्दी से लिख ले आप। हालांकि मैं आपको ऐसी की ऐसी पीडीएफ ही दूंगा, ठीक है। प्रिंट वाली पीडीएफ फिर नहीं मिलेगी आपको। मैं इसको सेव करते जाता हूं और फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहां तक लिख लिया आपने? यहां तक लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा या फिर पीडीएफ से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो शासक आते हैं वो आते हैं मुख्य शासकों में अर्णोराज। कौन आते हैं? अर्णोराज आते हैं। अर्णोराज चौहान। अर्णोराज जो चौहान है, इनका जो शासन काल रहा है, अर्णोराज चौहान जो है, इनका जो शासन काल रहा है वो रहा है आपका 1133 से लेकर 1153 तक। 1133 से 1153 तक रहा है। इनके काल की मुख्य घटनाओं की अगर आप बात करते हैं तो इनके काल की मुख्य घटनाएं जो थी वो क्या थी? अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। पहली बात, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण, झील का निर्माण पहला मुख्य कार्य। क्या? आना सागर झील का निर्माण। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरा कार्य, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण। और बताएं कमेंट में कि और इन्होंने क्या किया। मुख्य तो चीजें इनकी यही थी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये जो थे, इन्होंने जो है वो एक इन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों को जो है वो हराया था। किनको हराया था इन्होंने? तुर्क आक्रमणकारियों को हराया था। तुर्कों को हराया था, ऐसे लिख दीजिए, तुर्कों को हराया था। और इसके अलावा इन्होंने जो है एक उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टाकर श्रीमान की उपाधि। तुर्कों को हराने के बाद इन्होंने महाराजाधिराज महाराजाधिराज
महाराजाधिराज, नाम याद रखना, महाराजाधिराज परमेश्वर, परमेश्वर, महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टाकर, परम भट्टाक, परम भट्टाकर श्रीमान की उपाधि इन्होंने जो है वो धारण की, श्रीमान की उपाधि। ये इतनी बड़ी इनकी उपाधि है, यानी अपने आप को इन्होंने उपाधि दी। एक मिनट, यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई। परम भट्टार, परम भट्टारक, परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक श्रीमान की उपाधि जो है इनके पास थी। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आना सागर झील जो बनी थी ये किस नदी पर बांध बनाया था इन्होंने? बांडी नदी पर, बांडी नदी पर बांध बनाया था इन्होंने। ठीक है, बांडी नदी पर इन्होंने बांध बनाया और इन्होंने क्या किया? आना सागर झील का निर्माण करवाया। इनकी हत्या इनके पुत्र जगदेव ने कर दी थी। इनकी हत्या, हत्या पुत्र जगदेव ने की। यानी पिता की हत्या करके जगदेव जो है वो खुद क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। इतिहास में ऐसा हुआ है बारंबार, इतिहास में ऐसा जो है वो बारंबार हुआ है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट जो आता है मुख्य मुख्य बातों में वो आता है, नेक्स्ट शासक आते हैं विग्रहराज चतुर्थ। कौन आते हैं? विग्रहराज चतुर्थ आते हैं। महत्वपूर्ण शासक है विग्रहराज चतुर्थ। क्या है? महत्वपूर्ण शासक है, तो अच्छे से लिखना है इनको। विग्रहराज चतुर्थ, चतुर्थ, चतुर्थ यानी ये चौथे शासक थे। और इनका जो शासन काल था विग्रहराज चतुर्थ का वो था 1153 से शुरू होता है और कब तक चलता है? 1153 से जो है वो 1163 तक 10 साल की इनका कार्यकाल रहा। और इनके शासन काल की प्रमुख घटनाओं की अगर आप बात करेंगे कि इनके शासन की प्रमुख घटनाएं क्या थी, तो विग्रहराज चतुर्थ जो है इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में इन्होंने जो है वो दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया था। और दिल्ली के अंदर एक, दिल्ली में शिवालिक स्तंभ इन्होंने जो है वो बनवाया था। दिल्ली के तोमर राजाओं को किसने हराया? किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया था? ठीक है, और ये अर्णोराज के ही दूसरे पुत्र थे। इन्होंने अपने भाई जगदेव की हत्या की, यानी जगदेव जो था इसकी हत्या करके ये शासक जो है वो बने थे। इन्होंने हरी कैली की भी रचना की थी जिसको बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया था तोड़ के। तो ये सारी बातें, पहला लिखो, दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया। दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया, शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ, दिल्ली में शिवालिक स्तंभ, यानी दिल्ली के अंदर इन्होंने एक, जैसे अलग अलग स्तंभ है, जैसे लोहा स्तंभ है, उसी प्रकार शिवालिक स्तंभ जो है वो बनवाया था। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली में क्या किया? इसके अलावा इन्होंने बिसलपुर की स्थापना की तथा शिव मंदिर का निर्माण करवाया। बिसलपुर, बिसलपुर की स्थापना, विग्रहराज ने किसकी स्थापना की? बिसलपुर की स्थापना।
इसके अलावा इन्होंने जो है वो अजमेर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। बाद में जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़कर क्या बना दिया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। और क्या हुआ इनके काल में, इनके काल के अंदर इन्होंने एक रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ ने हरि कैली नाटक की रचना की थी इन्होंने। ठीक है, हरि कैली नाटक की रचना। हरि कैली नाटक की रचना संस्कृत में की। किस भाषा में की? संस्कृत भाषा में की। और इस नाटक का कुछ अंश जो है वो, कुछ भाग 2.5 दिन के झोंपड़े में लिखा हुआ है। जो दीवारें टूटी नहीं ना, उन पे लिखा हुआ है। बाकी दीवारें तो तोड़ा दी थी, लेकिन कुछ दीवारें जो बची रही उन पे जो है ये संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर, संस्कृत पाठशाला कह लीजिए या 2.5 दिन का झोंपड़ा कह लीजिए, इसकी दीवारों पर जो है कुछ इसका जो अंश है वो आज भी आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बेसिक बातें बता रहा हूं क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें हमसे जो है बेसिक चीजें ही इसमें जो है पूछी गई है। समकालीन लोग विग्रहराज को कवि बांधव कहते थे। इनको क्या कहा जाता था? कवि बांधव। कवि बांधव के नाम से भी इनको पुकारा जाता था। कवि तो मैं यहां लिख देता हूं, पृथ्वीराज चौहान को ही विग्रहराज को ही क्या कहा जाता था? कवि बांधव कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कवि बांधव किसे कहा जाता था, तो विग्रहराज चतुर्थ को ही कवि बांधव कहा जाता था। ठीक है, इनके जो दरबारी थे वो कौन थे? सोमदेव। ठीक है, ललित विग्रहराज की इन्होंने जो है वो रचना की थी, सोमदेव ने ललित विग्रहराज की। लिख दो, यहां आगे लिखना पड़ेगा, दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रही है चीजें? हालांकि हम लिख के कर रहे हैं, लेकिन मुख्य बात है समझ में आने। देखो, ऐसे तो ये टॉपिक ऐसे हैं कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश आप 2 महीने पढ़ोगे ना तब भी इनका कोई अंत नहीं है। राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा जो पार्ट है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है वो राजस्थान के राजवंश ही होते हैं। लेकिन जैसे कि हमारा रीट का सिलेबस है उसमें ज्यादा कहा नहीं गया है, हमें केवल मुख्य घटनाओं की बात कही गई है। तो अगर मुख्य घटनाओं की अगर हम चर्चा करते हैं तो हम बेसिक चीजों को, जिन जिन शासकों के शासन काल में घटनाएं घटी उन्हीं को हम जो है वो पढ़ रहे हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? एक बार सारे बच्चे जो है लाइक शेयर कर सकते हैं अगर समझ में आ रहा है तो, और अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, इनके शासनकाल को अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। लिख दो, अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। विग्रह राज चतुर्थ का जो शासन काल है वो अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल जो है कहलाता है, यानी सबसे अच्छा काल जो है वो कहलाता है। ठीक है, इन्हें बिसल देव के नाम से भी जाना जाता था। बिसलपुर नगर बसाया था ना, इसीलिए इन्हें बिसल देव के नाम से भी जाना जाता था। लिखो, इनकी उपाधि लिख देते हैं, उपाधियां लिखो, इनकी उपाधियां। उपाधियां, अर्णोराज जो है, विग्रह राज जो है प्रमुख है, इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ते हैं। इनकी उपाधियां, बिसल देव, इनको क्या कहा गया है इतिहास में? बिसल देव कहा गया है। ठीक है, बिसल देव, बिसलपुर की स्थापना के कारण, क्योंकि इन्होंने बिसलपुर नगर बसाया था इसीलिए इन्हें बिसल देव कहा गया। कवि बंधु कहा गया इन्हें, कवि बांधव या कवि बंधु, कवि बंधु, कवि बंधु क्यों कहा गया? क्योंकि ये खुद जो थे वो इतिहासकार थे, है ना, इन्होंने जो है वो खुद ने जो है वो रचनाएं की थी। ठीक है, कवि बंधु इनको कहा जाता था। ये इनकी जो है दो उपाधियां थी। नेक्स्ट लिखेंगे आप, इसके बाद आते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका जो शासन काल था वो था 1177 से 1192 तक। 1172 था कि 77 था, 1177 सॉरी, 1177 से 1192 तक। और इनके काल में मुख्य जो घटनाएं घटी वो घटी तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, जो कि राजस्थान, भारत और राजस्थान के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी घटनाओं में से आता है। ठीक है, देखिए इनके शासनकाल की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था सोमवेश्वर। पिता का नाम क्या था? सोमवेश्वर था। सोमवेश्वर पिता। पिता पूछे तो नहीं जाते हैं जनरली, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण शासक है इसलिए याद रखना जरूरी है। सोमेश्वर, सॉरी सोमेश्वर, पिता का नाम था सोमेश्वर, माता का नाम था कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी थी और यही इनकी क्या थी? संरक्षिका भी थी, यानी इन्हीं के संरक्षण में इन्होंने जो है वो शासन शुरू किया था। 11 वर्ष की आयु में ये जो है वो राजा बन गए थे, शासक बन गए थे 11 वर्ष की आयु में। शासन संभाला। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में ही ये राजा बन गए थे। आज आपने 11 वर्ष की आयु को टाबर छठी क्लास में पढ़ तो रहे, छठी 7वीं क्लास में, इसीलिए तो लिखवाया है, इसीलिए लिखवाया है कि सोमेश्वर इनके पिता का नाम, माता का नाम कर्पूरी देवी, और ये इनकी संरक्षिका भी रही है। ठीक है,
अब बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। थोड़ा सा अगर डिटेल में चलते हैं तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है वो प्रतापी शासकों में आते हैं। जन्म जो इनका हुआ था वो कब हुआ था? 1166 में हुआ था। जन्म जो इनका हुआ था वो 1166 में हुआ था और ठीक 11 वर्ष की आयु के बाद 1177 में ये जो है वो शासक बन जाते हैं। हालांकि वैसे काउंट करें तो 10 ही होता, लेकिन 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने हैं, ठीक है। अजमेर का शासक इन्होंने संभाला। पृथ्वीराज चौहान के पिता जो है इनको बचपन में ही छोड़कर किसी दूसरे अभियान पे चले जाते हैं और इसीलिए इनकी माता जो है इनकी संरक्षिका बनती है। इनकी माता की देख रेख में इन्होंने जो है वो क्या किया? शासन को जो है वो संभाला है। माता की देख रेख में ही इन्होंने क्या किया है? पूरे शासन को संभाला है। ये बात आप जरूर याद रखना। संरक्षिका लिख लेते हैं, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए कोष्टक में संरक्षिका लिख लीजिए। संरक्षिका माता, माता के संरक्षण में इन्होंने पूरा शासन जो है वो संभाला। अब लिखो नेक्स्ट, आप नेक्स्ट लिखो आप इसके अंदर कि सबसे पहले इन्होंने शासक बनकर क्या किया। सबसे पहले इन्होंने जो है वो हिसार और गुड़गांव के अंदर, हिसार जो हरियाणा में आता है और गुरुग्राम जिसे वर्तमान में गुरुग्राम कहते हैं, जिसे वर्तमान में गुरुग्राम कहते हैं, जिसे वर्तमान में गुरुग्राम कहते हैं, हरियाणा के 2 स्थान हैं। यहां पर भंडानक नामक एक जो जाति थी उसका क्या था? शासन था। और वो जनरली यहां पर क्या कर रहे थे? बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे थे। तो इन भंडानकों के विद्रोह को इन्होंने क्या किया था? रोका था। तो लिखो शासक बनने के बाद सर्वप्रथम हिसार व गुड़गांव लिखूंगा यहां पर क्योंकि उस टाइम उसको गुड़गांव ही कहा जाता था। गुड़गांव हरियाणा, क्या लिख दिया मैंने? गुड़गांव हरियाणा के शासक बनने के बाद सर्वप्रथम हिसार व गुड़गांव हरियाणा के भंडानकों के विद्रोह को दबाया। सबसे पहले तो इनके विद्रोह को जो है वो दबाया इन्होंने। भंडानकों के विद्रोह को इन्होंने जो है वो सबसे पहले दबाया। शासक बनने के बाद सबसे पहला कार्य इन्होंने यही किया। फिर इन्होंने इनके जो भाई थे वो भी इनसे, देखो राजा महाराजा जो होते हैं उनके भाई उनके हमेशा दुश्मन रहते हैं, तो अपने चचेरे भाइयों को भी इन्होंने पराजित किया। अपने को पराजित अपने भाइयों के विद्रोह को दबाया। ऐसे लिख दो, अपने भाइयों के विद्रोह को दबाया। इसके बाद आप लिखो, इसके बाद इन्होंने जो है वो, इनके चाचा भी थे, चाचा, चचेरे भाई यानी चाचा, नागा अर्जुन और अपरंगाय। क्या नाम था? नागा अर्जुन और अपरंगाय इनके चाचा थे। चाचा लिख दो यहां पर, चाचा। कौन थे इनके चाचा? चाचा थे नागा अर्जुन, नागा अर्जुन। और इन नागा चाचा और भतीजे दोनों ही इनके क्या थे? दुश्मन थे।
अप्रंगाय चाचा और इनके पुत्रों का इन्होंने जो है वो सामना किया और विद्रोह को जो है वो शांत किया, इनके विद्रोह को इन्होंने दबाया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद देखिएगा क्या आता है। इन्होंने जो है वो महोबा महोबा का युद्ध लड़ा 1182 के अंदर। ठीक है, महोबा का युद्ध इनके शासनकाल की घटना। महोबा का युद्ध 1182 के अंदर इन्होंने जो है वो लड़ा। महोबा, मैं करो यहां पर मां कर दिया। ये जो युद्ध हुआ था वो किससे हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और प्रमर्दी देव चंदेल। युद्ध क्यों हुआ था इस पर भी हम चर्चा करेंगे। महोबा के शासक थे प्रमर्दी देव और इधर थे पृथ्वीराज चौहान। लिख दो तो किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और प्रमर्दी देव के मध्य हुआ थे। प्रमर्दी देव के मध्य ये युद्ध हुआ था। चंदेल, महोबा के शासक था ये, इनके मध्य जो है ये युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जो पूछा भी जा चुका है। प्रमर्दी देव के दो सेनापति थे, आहला और उदल। सेनापति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रमर्दी देव के बारे में नहीं पूछा जाता है, किसके बारे में पूछा जाता है? आहला उदल के बारे में पूछा जाता है। और आहला और उदल जैसे जेता कूपा हुए हैं वैसे ही आहला और उदल थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि प्रमर्दी देव से ये नाराज हो जाते हैं और ये चले जाते हैं प्रमर्दी देव को छोड़कर। लेकिन पीछे से पृथ्वीराज चौहान ने इन पर आक्रमण कर दिया प्रमर्दी देव पर। तो प्रमर्दी देव ने जो है इनको संदेश भिजवाया कि आहला और उदल, तुम्हारी जो मातृभूमि है वो तुम्हें पुकार रही है। आज तुम्हारी आवश्यकता है तुम्हारी मातृभूमि को, तो तुम आओ, क्योंकि हम पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया है। और ये आहला और उदल आते हैं और वीर गति से लड़ते हुए परास्त हो जाते हैं। इनकी यहां पर जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो वीर गति प्राप्त करते हैं ये, वीर गति। ये जो युद्ध है वो चौहान जो हो जाते हैं वो जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की इसमें क्या होती है? विजय होती है। आला उर्दल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और जो है वो यहां पर जो है वो अब जो है वो युद्ध जीतने के बाद पुंजन राय नामक एक व्यक्ति को पृथ्वीराज चौहान ने क्या बना दिया? महोबा का शासक बनाया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महोबा विजय के बाद यहां का शासक किसे बनाया? तो महोबा का शासक पुंजन राय को बनाया। पुंजन राय को जो है यहां का क्या बना दिया? शासक बना दिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, केमास केमास की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अल्प आयु में ही शासक बन गए थे। ठीक है, तो प्रारंभ में एक तो इनकी जो मां थी वो इनकी क्या थी? संरक्षिका थी। इनके सेनापति थे भुवनमल। क्या नाम था? भुवनमल खांडेराव। भुवनमल और खांडेराव इनके दो सेनापति थे। और कदम्बवास भी कहा जाता है और केमास भी कहा जाता है, ये इनका मुख्यमंत्री था। कदम्बवास या केमास जो थे इनके क्या थे? मुख्यमंत्री थे। किनके?
पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख लीजिए आप, यहां पर लिख देता हूं, देखो पृथ्वीराज चौहान ऐसे लिख देते हैं। क्या नाम, ऐसे लिखो आप, भुवनमल और खांडेराव पृथ्वीराज चौहान के सेनापति। भुवन राव और भुवनमल और खांडेराव ऐसे लिखना था, है ना, गलत लिख दिया। भुवनमल और खांडेराव पृथ्वीराज के सेनापति थे, पहली बात। और कदम्बवास, कदम्बवास या केमास, केमास मुख्यमंत्री थे। क्या थे? मुख्य मंत्री। पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि केमास किसके मुख्यमंत्री थे, कि चौहान राजा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हाँ, गोविंद राज भी इनके बहुत सारे सेनापति थे, लेकिन मुख्य मुख्य की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, बाकी का जो मैटर है वो हम पढ़ेंगे कल। इसके बाद आता है आपका आपको पता ही है कि 1191-92 में 2 युद्ध होते हैं। मुख्य घटनाओं में तो यही है। इसके अलावा इन्होंने जो है वो जयचंद की पुत्री जो थी संयोगिता, उसके साथ इन्होंने विवाह किया था। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसकी कल चर्चा करेंगे हम। चौहान गढ़वाल विवाद की चर्चा करेंगे कि क्यों इनका विवाद हुआ। इसके अलावा एक और विवाद हुआ था 1187 के अंदर, गुजरात के चालुक्य राजा भीम सिंह द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान का आपस में युद्ध हुआ, लेकिन बाद में उनकी संधि करवा दी गई थी। क्यों हुआ? एक राजकुमारी थी इच्छनी देवी, आबू की राजकुमारी का नाम क्या था? इच्छनी देवी था। और इच्छनी देवी के विवाह के चक्कर में इधर पृथ्वीराज चौहान तो बोले इच्छनी देवी से मैं विवाह करूंगा, उधर भीम द्वितीय पूछे बोले कि मैं विवाह करूंगा, और इसी चक्कर में जो है इनका क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। चर्चा करेंगे कल। आज का सेशन आपको कैसा लगा? पीडीएफ तो पूरी मिलेगी आपको, जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तब एक साथ ही पीडीएफ देंगे। आज का ये सेशन जो है आपको कैसा लगा, हम सब चर्चा करेंगे कल। अपन जो है वो गुजरात के साथ विवाद की चर्चा करेंगे, गढ़वालों के साथ विवाद की चर्चा करेंगे, त्राइन के प्रथम युद्ध, त्राइन के द्वितीय युद्ध, क्या हार के कारण थे, इन सभी विषयों पर जो है वो चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है। और जैसे ही चौहानों का ये मैं पूरी पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, जैसे ही चौहानों का पूरा पाठ्यक्रम होता, यानी चौहान वंश पूरा होता है, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। देखो, सबसे महत्वपूर्ण इसमें चौहान जो है अजमेर के चौहान ही हैं। अजमेर के जो चौहान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा, अजमेर के चौहान में ही ज्यादा समय आपको लग रहा है। तभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं 12 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें।